Now coming to the comparative account of the integumentary glands. Before this we have studied the types of glands, that the different types of the glands are there, that is the apocrine, merocrine, or the on the basis of the shape the glands are the simple tubular or the compound tubular, or we can say they have the secular. Now we all know all the terms about the glands. Now we will study the comparative account, that in different vertebrates which type of glands are present. So starting with the most lowest vertebrates, that is the cyclostomes. The cyclostomes have the unicellular and the merocrine glands. Now you know what are the merocrine glands. Merocrine glands are those glands which during the secretion the ग्लैंड दैट रिमेन इंटैक्ट, ग्लैंड को कोई भी नुकसान नहीं होता जब उसकी सिक्रेशन होती है, ठीक है. सो साइक्लोस्टोम में जो मेरोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं, एंड दीज आर दी बेसिकली म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, म्यूकस विच विल protect the animal from the predator, and it will also protect it from the other predators, and it will make the skin slimy and the smooth. Now the next is the fishes. Fishes, they have also large number of the unicellular mucus gland. Mucus gland होंगे आपके, या कई बार मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स भी जो है वो फिशेज में प्रेजेंट होते हैं. ये कार्टिलेजिनस फिशेज में भी होते हैं और बोनी फिशेज में भी होते हैं. एंड द नंबर ऑफ दिस ग्लैंड्स आर lesser in the bony fishes as compared to the cartilaginous fishes. तो फिशेज में भी जो ग्लैंड्स होंगे वो म्यूकस ग्लैंड्स फिश की स्किन को मॉइस्चर और स्मूथ रखेंगे. Now there are some other glands also seen in the fishes which are slightly modification of these glands. First are the cocoon forming glands. cocoon word जो है वो हमने इंसेक्ट्स में सुना है, स्पेशली सिल्क मॉथ में, कि सिल्क में जो cocoon है, सिल्क मॉथ में वो cocoon से हमें सिल्क थ्रेड ऑब्टेन करते हैं हम लोग. तो बिल्कुल वैसा ही सिल्क वॉर्म की तरह ही ये कुछ फिशेज हैं हमारी लंग फिशेज, जैसे कि लेपिडोसाइरन एंड प्रोटोपटेरस. दे फॉर्म अ ककून ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस. जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी मींस ड्यूरिंग व्हेन द टेम्परेचर इज हाई एंड द मॉइस्चर और द वाटर अवेलेबिलिटी इज लो, देन दीज फिशेज, लंग फिशेज, दे विल फॉर्म अ ककून अराउंड देयर बॉडी so that they can protect themselves from the harsh and the unfavorable condition. So this cocoon is hard capsule like and which is waterproof. ठीक है. तो ये जो लंग फिशेज है ये कौन सी फिशेज है बच्चों? जब आप एनिमल डाइवर्सिटी में फिशेज करेंगे तब आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी. बट लेट मी टेल यू दैट लंग फिशेज आर दोज फिशेज विच आर मोस्ट क्लोजेस्ट टू द एम्फीबियंस. और इनमें, इन फिशेज में जो स्विम ब्लैडर्स, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि एसोफेगस के ज्यादातर ऊपर की तरफ होता है, विच एक्ट एज अ लंग. ठीक है. तो जब फिशेज को जो है वो वाटर अवेलेबल नहीं है फॉर द रेस्पिरेशन, द फिश दैट हेल्प, फिश में जो रेस्पिरेशन है वो गिल से होती है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिश जो है वो एयर में भी जो है वो रेस्पायर कर सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस लंग लाइक द स्विम ब्लैडर्स. ठीक है. सो दिस इज पेक्यूलर थिंग अबाउट द लंग फिशेज. एग्जाम्पल आर द लेपिडोसाइरा एंड द प्रोटोपटेरस. Now the next type of the glands are the poison glands. Some of the fishes they have the poison glands. Example are the elasmobranchs and teleost. elasmobranchs कौन सी आ गई आपकी? कार्टिलेजिनस फिशेज जैसे कि आपकी शार्क है, और टेलियोस्ट फिशेज कौन सी होगी? जैसे आपकी लेबियो या कैटला होती है. ठीक है. तो उसमें भी बहुत सारे मल्टीसेलुलर पॉइजन ग्लैंड्स जो है इन फिशेज में प्रेजेंट होते हैं, जो उनकी जो फिशेज के हमारे जो फिन्स होते हैं उनके बेस पे होते हैं. फिशेज हमने सबने देखी है, फिशेज में डॉर्सल साइड पे फिन्स होते हैं, वेंट्रल साइड पे भी होते हैं और लेटरल साइड पे भी होते हैं. ठीक है. तो कई फिशेज हैं जैसे कि ये साइनेंथिया जो है एक इंडियन ओशन में पाई जाने वाली फिश है. इसका जो डॉर्सल फिन है विच इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, इट हैव अ पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट एट इट बेस, और ये बाहर जो है ओपन आउट करता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पाइन. ठीक है. तो जब भी कोई इसका प्रेडेटर आएगा तो उस पे ये अटैक कर देगी विद द हेल्प ऑफ इट्स स्पाइन, और साइमल्टेनियसली इट विल रिलीज द पॉइजन विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ दिस स्पाइन, एंड इट कैन किल इट्स प्रेडेटर, और अपने या फिर अपने प्रेडेटर को जो है वो अपने पास से दूर भगा देती है. एंड दिस पॉइजन ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन किलिंग ऑफ द प्रे. Now the another type of the glands which is very important, modified gland, is the photophore. Photophore means the light producing glands. अब क्वेश्चन इसके ऊपर भी बहुत बार आता है. तो ये जो फोटोफोर्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली द मॉडिफाइड म्यूकस ग्लैंड. दिस इज द डायग्राम ऑफ द फोटोफोर. मॉडिफाइड म्यूकस ग्लैंड होते हैं ये. तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि photophores are which type of the glands? The photophores are the modified mucus producing glands or the modified mucus gland.
So this is the diagram showing the photophore. This upper layer is called as the epidermis. You all know that outermost layer of the skin is the एपिडर्मिस. इसमें कुछ और ग्लैंड्स भी शो हुए हैं, जैसे ये गॉबलेट सेल्स हैं जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं. अब इन्हीं में से कुछ जो सेल्स है वो नीचे डर्मिस में माइग्रेट कर जाते हैं एंड फॉर्म दिस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द फोटोफोर. नाउ व्हाट द फोटोफोर कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ सेल विच बिहेव एज अ लेंस एंड कॉल्ड एज द लेंस. उसके बाद इसके नीचे आ जाएगा आपका ग्लैंडुलर लेयर आ जाएगा. दिस ग्लैंडुलर लेयर which will produce the phosphorescent light. You all know what is phosphorescence. और उसके बिल्कुल नीचे जो है हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग डर्मिस जो है वो प्रोड्यूस होगी. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस एंड हाउ द लाइट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. जब लाइट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी विच इज प्रोड्यूस बाय द ग्लैंडुलर लेयर, द फॉस्फोरेसेंट लाइट इज प्रोड्यूस. फॉस्फोरेसेंट लाइट फिर इस रिफ्लेक्टिंग लेयर के थ्रू जो है वो रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होके फिर लेंस से पास होती हुई वो बाहर जाएगी. ठीक है. तो बाहर हमें ल्यूमिनस सी फॉस्फोरेसेंट लाइट जो है वो नजर आती है which is produced by a modified mucus gland called as the photophore. So this is the photophore of a fish known as the Porictes. तो ये जो फोटोफोर्स होते हैं बेसिकली इसके टू फंक्शंस होते हैं. या तो ये फिश अपने प्रेडेटर्स को अपने से दूर भगाने के लिए टू स्केयर इट्स प्रेडेटर वो इस लाइट को प्रोड्यूस करती है, या फिर अपनी प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये फॉस्फोरेसेंट लाइट जो है बहुत सारे फिशेस प्रोड्यूस करती हैं. राइट. सो दीज आर द सम ऑफ द ग्लैंड्स व्हिच आर सीन इन द फिशेस. नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज द प्रेजेंट इन द एम्फीबियंस. एम्फीबियंस में कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? एक और यहाँ पे ग्लैंड्स, अगर कुछ एक ग्लैंड्स कई बुक्स में एक्स्ट्रा भी दिए हैं तो वो आपने थोड़ा सा रीड आउट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग से कम ही आता है. ठीक है. क्वेश्चन सिंगल ही आता है, जैसे कि एक्सप्लेन द फोटोफोर ऑफ अ फिश, तो हमने ये वाला एक्सप्लेन करना है. या कई बार आता था क्वेश्चन अलग से दैट द एक्सप्लेन द ग्लैंड्स ऑफ द एम्फीबियंस. तो एम्फीबियंस में आपने जो भी ग्लैंड्स दिए होंगे वो एक्सप्लेन करने हैं. वैसे इस टॉपिक में ग्लैंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड्स हैं दीज आर दी मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द मैमल्स. तो उसके ऊपर हमने जो है वो ज्यादा स्ट्रेस देना है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज द एम्फीबियंस. एम्फीबियंस ऑल्सो हैव दी यूनिसेलर एंड दी मल्टीसेलर ग्लैंड्स. दोनों तरह के ग्लैंड्स जो वो फिशेस में प्रेजेंट होते हैं. जो लार्वल स्टेजेस होते हैं उसमें ज्यादातर यूनिसेलर ग्लैंड्स होंगे, जबकि जो अडल्ट होते हैं उसमें आपके मल्टीसेलर ग्लैंड्स जो वो प्रेजेंट होते हैं. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन दी एम्फीबियंस आर दी म्यूकस ग्लैंड. म्यूकस ग्लैंड जो है वो आपके सिंपल सैकुलर और मीरोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ये हमने पहले भी स्टडी कर लिया है. तो ये जो म्यूकस ग्लैंड होते हैं एम्फीबियंस के, ये एक्चुअली स्किन को स्लाइमी और सूद बना के रखते हैं. इसके ऊपर एक म्यूकस की लेयर रहेगी सो दैट इट कैन इजिली रिस्पायर थ्रू द स्किन और द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन बी इजिली मेड by the skin. Next is the poison gland. Now the poison glands are also seen in some of the amphibians such as the toads, and these glands are the called as the parotid glands. So this is the diagram of the parotid gland shown here. This is the parotid glands shown in the toad. आईज के बिल्कुल नीचे ये पैरोटिड ग्लैंड्स जो वो प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली क्या होते हैं आपके ये अपने प्रेडेटर को भगाने के लिए जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब इसकी जो सिक्रीशन होती है वो व्हाइटिश होती है और थोड़ा सा बर्निंग सा इसका फ्लेवर होता है. ठीक है. तो अपने आप को बचाने के लिए एज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन जो है इन पैरोटिड ग्लैंड्स को फ्रॉग्स यूज करते हैं. Now the next glands are the adhesive glands. Adhesive glands means which will help in the attachment. So tree frog, जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दिया, this is the tree frog. You will also have this specimen in your practical. आप practical lab में इसको देखेंगे. This is the tree frog. The zoological name is Hyla. इसके टिप्स जो इसके हैंड्स और फीट हैं उसके टिप्स पर ये एडेसिव डिस्क जो है वो प्रेजेंट होती है. एडेसिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. इसकी हेल्प से ये ट्री के ऊपर क्लाइंब करता है और ट्री के ऊपर रहता है, इसीलिए इसको ट्री फ्रॉग या हाइला बोलते हैं. एंड द मेल फ्रॉग्स दे ऑल्सो हैव दिस एडेसिव ग्लैंड्स प्रेजेंट ओवर देयर डिजिट्स. अब इनके डिजिट्स पे प्रेजेंट होते हैं जो हाइंड लेग के डिजिट्स हैं, विद द हेल्प ऑफ विच इट होल्ड द फीमेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कॉपुलेशन. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड इज द मेंटल ग्लैंड. अब ये मेंटल ग्लैंड कहां पे होंगे? दीज आर प्रेजेंट बिलो द चिन ऑफ सम ऑफ द सैलामेंडर्स. सैलामेंडर्स क्या होते हैं? टेल्ड एम्फीबियंस. सॉरी, एम्फीबियंस जो है वो हमारे जैसे एम्फीबियंस नाम लेते हैं हमारे माइंड में आ जाता है फ्रॉग, लेकिन सारे के सारे एम्फीबियंस फ्रॉग जैसे नहीं होते हैं. सम ऑफ द एम्फीबियंस आर रेप्टाइल्स लाइक ऑल्सो. रेप्टाइल्स जैसी उनकी लुक होती है, तो हम उनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? सॉरी.
तो हम इन्हें डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो जो सैलामेंडर्स होते हैं यानी कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी स्किन होती है स्लाइमी और स्मूथ होती है बिकॉज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन दैट इज द रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज सीन इन केस ऑफ द एम्फीबियंस वेराज इन केस ऑफ द रेप्टाइल्स द स्किन इज स्केली एंड ड्राई। ठीक है, तो दोनों ही जो है वो लिजर्ड्स लाइक लगते हैं। लिजर्ड तो लिजर्ड ही होती है लेकिन कुछ एम्फीबियंस भी लिजर्ड लाइक लगते हैं। तो मैंने आपको बता दिया उनका बेसिक डिफरेंस क्या है। हम स्किन से जो है डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक लिजर्ड को एक एम्फीबियन से। So this is the diagram of the lower chain of a salamander which is the reptile like amphibian. इसके lower end पे ये gland present होता है called as the mental gland. Now this mental gland it releases some secretion which help the male in attracting the female. So ये एक sex attractant release करेगा and it is most active during the breeding season. Right? Now some or other glands are also present such as the glands of Leydig which is present in some of the larval forms. ऐसे ही कुछ और secretions produce करने वाले glands जो है वो amphibians में present होते हैं। Now the next is the reptiles. The class reptilia जो है वो आपके वो ऑर्गेनिज्म है जो ट्रूली टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, तो इसके पहले जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स थे चाहे वो साइक्लोस्टोम्स थे, फिशेस थे, एम्फीबियंस थे, वो जो थे वो अपना ज्यादातर टाइम जो एम्फीबियंस भी ज्यादा टाइम जो अपना वाटर में स्पेंड करते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स जो हैं दीज आर द ट्रू टेरेस्ट्रियल ग्लैंड्स। तो इनमें कोई भी प्रॉपर इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड्स जो है वो नहीं होता, थोड़े से इसके मॉडिफिकेशंस ही हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इज द हिडोनिक ग्लैंड और द मस्क ग्लैंड। इट इज सीन इन द क्रोकोडाइल्स। ठीक है, क्रोकोडाइल में होता है, कहां पे होता है? जो अपर जॉ जो लोअर जॉ है उसके इनर पार्ट पे प्रेजेंट होता है ये, और साथ में दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट नियर द क्लोइकल ऑर्फिस। जो क्लोइका है, व्हाट इज क्लोइका? क्लोइका इज द कॉमन ओपनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, जैसे हमारे केस में होता है एनस इज द ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक and there is a different opening of the reproductive tract, but in case of these animals and birds also, reptiles and birds also, and even in amphibians also, there is the common opening of the reproductive and the digestive tract, and sometimes the excretory system that also open into this, so this common opening is called as the cloaca. ठीक है, तो इस क्लोइका में भी और साथ में आपके जो लोअर जॉ के इनर हाफ में भी ये ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द मस्क ग्लैंड और द हिडोनिक ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स जो हैं दीज आर ऑल्सो द sex attractants. These will release these sex attractants in which the males will attract the female. Now the next is the femoral gland. Femoral glands are also seen in case of the lizards. So this is the diagram showing the femoral gland. This is the lower limbs of the lizard. This is the cloacal opening which is the common opening of the reproductive and the digestive tract. तो ये जो इसकी femur है, जो लोअर लेग है, उसके साथ में ही ये femoral glands प्रेजेंट होते हैं. So these are the conical projection and their secretion is useful in holding the female during the process of the copulation. Now the next type of gland is the stink gland. Stink glands means the glands which produce some nauseating odor. ठीक है, ये nauseating odor produce करेंगे कुछ आपके जो snakes हैं, जैसे कि थैमनॉप्स है, तो ये जो स्मेल रिलीज करेगा या जो नॉजिएटिंग इसकी जो सिक्रीशन होगी उससे अपने प्रेडेटर को ये दूर भगाता है. ठीक है, सो दीज आर द सम ग्लैंड्स व्हिच आर सीन इन द रेप्टाइल्स. नाउ नेक्स्ट इज द बर्ड्स. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, the glands present in the birds. One and only gland which is present in the birds is the uropygial gland or the preen gland. This is the diagram. Uro, the word uro means tail and pygium means below. The uropygium जो है वो हम टेल के लिए यूज करते हैं. तो बर्ड्स में एक ही ग्लैंड होता है जो कि टेल के नीचे प्रेजेंट होता है, तो टेल को हम यूरोपाइजियम बोलते हैं. एंड द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट बिलो द टेल इज कॉल्ड एज द यूरोपाइजियल ग्लैंड और द प्रीन ग्लैंड. दिस इज द डायग्राम. वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 2 मार्क्स में बहुत बार पूछ लेते हैं. सो ये जो यूरोपाइजियल ग्लैंड होता है, ये इसमें 2 सैक्स प्रेजेंट होते हैं. इसकी सिक्रीशन जो है ऑयली और वैक्सी होती है, जिसकी हेल्प से जो बर्ड है वो अपने फेदर्स को वाटर प्रूफ बनाता है. ठीक है, तो ये इसके जो है 2 लोब्स होते हैं, बीच में एक सेंटर में सेप्टम प्रेजेंट होता है. नाउ ये जो बर्ड्स हैं वो आपने देखा होगा कि बार बार अपनी टेल के नीचे जो बीक लगाते हैं. ठीक है, बार बार अपनी टेल के नीचे बीक लगाते हैं. तो एक्चुअली वो करते क्या है, दे स्क्वीज दिस
uropygeal gland and take out the oily secretion, and this oily secretion then they पोर ओवर देयर फेदर्स। जब उसको फेदर्स के ऊपर स्प्रेड करेंगे इसकी ऑयली सिक्रीशन को, तो अपने फेदर्स को वो वाटर प्रूफ बना लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द यूरोपाइजियल ग्लैंड ऑफ द बर्ड। जब बर्ड अडल्ट हो जाता है तो ये सेप्टम जो है बीच में से खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ये जो यूरोपाइजियल ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड्स होंगे, दीज आर मोस्ट एक्टिव, या इनकी सबसे बेटर डेवलपमेंट जो है वो हमें एक्वाटिक बर्ड्स में मिलेगी। तो एक्वाटिक बर्ड्स में ये सबसे अच्छे से डेवलप होते हैं। इसके अलावा जो बर्ड्स पेलियोगोनाथे में आते हैं, पेलियोगोनाथे में कौन से बर्ड्स आएंगे? जो बड़े बड़े बर्ड्स हैं, द माइनिंग बर्ड्स एंड विच आर द फ्लाइटलेट्स बर्ड्स, जैसे कि आपका आपका जैसे कि ऑस्ट्रिच आ गया आपके, फिर आपके क्रॉसोवे आ गया, या कुछ पिजन्स और पैरट्स जो है उनमें ये ऑयल ग्लैंड जो होता है वो एब्सेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज दी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन दी मैमल्स। मैमल्स में भी ग्लैंड्स जो है वो टू ही टाइप्स ऑफ मेन बेसिक टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। एक होते हैं ऑयल ग्लैंड्स कॉल्ड एज सेबेशियस ग्लैंड्स, अनदर आर दी स्टोरिफेरस ग्लैंड्स और दी स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, तो यही टू मेन बेसिक टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। बाकी जो भी ग्लैंड्स होंगे वो इनकी मॉडिफिकेशन ही होगी। तो सेबेशियस ग्लैंड का डायग्राम हमने पहले ही देख लिया हुआ है। सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो आपके सिंपल ब्रांच सेक्युलर ग्लैंड्स होंगे। ये है आपका एक डायग्राम जो स्किन के अपर साइड पे जो है वो उसको रिलीज करता है एपिडर्मिस में, और नीचे आपके डर्मिस के बेस पे जो है ये आपका स्वेट ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दिस स्वेट ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड एज दी सुडोरिफेरस ग्लैंड, और इनकी सिक्रीशन जो है वो रिलीज आउट होती है। ठीक है, तो ये जो स्वेट ग्लैंड है ये इनकी बहुत सारी मॉडिफिकेशन है, जबकि जो कुछ मॉडिफिकेशन है वो हमें सेबेशियस ग्लैंड्स की या ऑयल ग्लैंड्स की भी जो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कमिंग टू द फर्स्ट, दैट इज द सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड्स आर सीन ऑल ओवर द स्किन, सारी की सारी स्किन में होंगे एक्सेप्ट योर सोल्स एंड द पाम्स। सोल्स और पाम्स में नहीं होते, बाकी सारी जगह पे सेबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स हमें देखने को मिलेंगे। एंड द सिक्रीशन इज ऑयली एंड वैक्सी, इट इज कॉल्ड एज सेबम। ठीक है, तो सिक्रीशन में ऑयल, वैक्स, कोलेस्ट्रॉल सभी चीजें होती हैं और उसको हम सेबम बोलते हैं। नाउ दिस सेबेशियस ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन दी वेल्स। ठीक है, जो आपके वेल्स, जो सिटेशियंस होते हैं, जो ऑर्डर सिटेशिया है मैमल्स के, जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, मैमल जो क्लास है हमारी उसमें जो फर्दर ऑर्डर्स हैं, उसमें जो सिटेशिया ऑर्डर है जिसमें कि वेल्स और आपके प्रोपाइजेस आते हैं, इसमें आपके जो ग्लैंड्स हैं सेबेशियस ग्लैंड यानी कि ऑयल ग्लैंड्स वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नाउ द स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड ये डायग्राम आपके सामने ही आ गया। स्वेट ग्लैंड जो है वो सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर होते हैं, जैसे कि आपका सिंपल है कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, और इसके अलावा आपके कंपाउंड मेमोरी ग्लैंड्स भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं सॉरी, ये वाले ग्लैंड जो हैं वो आपके हमारे जो नॉर्मल स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये स्वेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है? बेसिकली दे विल कॉज कूलिंग। जब भी स्वेट हमारी बॉडी में आता है, उसकी इवेपोरेशन जब भी होती है तो हमें कूलिंग जो है इफेक्ट हमें मिलता है। इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ द एक्सेस साल्ट्स एंड द मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज यूरिया फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे। नाउ द sweat glands are of two types in case of the mammals, the merocrine और the apocrine। तो जो merocrine glands होंगे ये आपके simple coil tubular है, जैसे अभी हमने डायग्राम देखा simple coil tubular, उसी तरह के glands हैं आपके merocrine और the acrine glands। These are the more in the hairless parts, जो आपके palms या soles हैं वहां पर ये ज्यादा होंगे। Now they respond to the psychic और the sensory स्टिमुलाई ऑल्सो। जैसे आप मान लीजिए आपको डर लग रहा है या हम ज्यादा एक्साइटेड हैं तो हमारे जो पाम्स और सोल्स हैं उनमें पसीना आ जाता है। ठीक है, वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ दीज स्वेट ग्लैंड्स, दीज मेरोक्राइन स्वेट ग्लैंड और द एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन अवर हेयरलेस पार्ट्स, दैट इज द पाम्स एंड द सोल्स, वहां पर ये साइकिक स्टिमुलस यानी कि आपकी थिंकिंग से रिलेटेड जो स्टिमुलस होता है या जो सेंसरी स्टिमुलस है उसको प्रिसीव करते हैं, और जिसकी वजह से ड्यूरिंग सम phases such as the excitement or fear or happiness we feel the sweat in our soles and the palms. Now the next type is the apocrine sweat gland. Apocrine sweat glands कौन से होंगे? जो कि आपके large sweat glands होंगे which are present in the circumanal area or the pubic area or the vicinity of the nipples or the armpits। ये जो बड़े बड़े हमारे sweat glands हैं these are of the apocrine type, means the apocrine sweat glands. Now the other type of the glands which are present in mammals are the
ceruminous glands or the wax gland. These are the modified sweat gland. This should be very much clear to you that the sweat glands which are the modified form, sweat glands ही होते हैं आपके ceruminous gland या wax gland जो है वो आपके modified sweat glands होते हैं, ठीक है, जो आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं और आपके वैक्स जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। तो जो वैक्स आपके एयर से रिलीज होता है बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वैक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑयल ग्लैंड एंड द सिरुमिनस ग्लैंड। सिरुमिनस ग्लैंड जो है वो वाटरी सिक्रेशन रिलीज करेगा, जबकि जो आपका ऑयल ग्लैंड है वो आपका ऑयली सिक्रेशन रिलीज करेगा। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वो एयर वैक्स या सेरुमेन बनता है एंड इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द इंसेक्ट्स इन योर एयर कैनाल। जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है वहां पर डिफरेंट इंसेक्ट्स की एंट्री या इन्फेक्शन को ये रोकता है। नेक्स्ट इज द ग्लैंड ऑफ मॉल। ग्लैंड ऑफ मॉल इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन योर आईलिड्स, ठीक है। सो इट प्रिवेंट योर आईज फ्रॉम द एंट्री ऑफ द डस्ट। नेक्स्ट इज द सेंट ग्लैंड। सेंट ग्लैंड्स मीन्स कुछ खुशबू इनसे आती है, कुछ अलग तरह का जो है वो इनसे स्मेल आती है। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये भी आपके मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स भी हो सकते हैं या मॉडिफाइड आपके सेबेशियस ग्लैंड भी हो सकते हैं। सो दीज आर प्रेजेंट इन मेनी ऑफ द मैमल्स सच एज द डियर फैमिली। डियर फैमिली में ये सेंट ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं? हेड पे प्रेजेंट होते हैं। और जो कार्निवोरस है जैसे डॉग्स वगैरह हैं, आपने देखा होगा ब्रीडिंग सीजन में द डॉग्स दे टेंड टू स्मेल देयर एनल एरिया, सो बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द सेंट ग्लैंड्स विच आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। ऐसे ही आपके जो शंक्स होते हैं या आपके रोडेंट्स होते हैं, these glands are present at the opening of the reproductive organs. Now the next are the Meibomian glands. Meibomian glands मैंने पहले भी बता दिया आपको। These are the modified sebaceous glands and located on the eyelids, ठीक है। तो eyelids पे ये प्रेजेंट होते हैं and their oily secretion, इसकी oily secretion की वजह से आपके जो कॉर्निया है उसके ऊपर eyelids की बिल्कुल frictionless movement जो है वो होती है, ठीक है। Next is the mammary gland. The mammary gland are the most important glands of this chapter and many of the time the question is being asked on the mammary glands. Now the mammary glands are the modified sweat gland and these are of the apocrine type. Now this is the diagram showing the comparative account of the mammary glands in mammals. This is the diagram showing the mammary glands of the monotremes. Now in case of monotremes, if you remember, in monotremes the mammary glands are the compound tubular type. ये यहाँ पे tubules हमारी present हैं. These tubules they are forming the compound tubular glands that open out with a common opening, ठीक है। Now in case of the monotremes, the raised area, that is the nipples, which is seen in case of the human female and other mammals, it is not seen. And the mammary glands they open at the base of the hair follicle. Hair follicle के साथ में base पर ही ये आपके mammary glands जो हैं वो open होते हैं and the young ones they tend to lick or suck these द मिल्क ऑफ द मदर, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो बेबी है दैट विल होल्ड द हेयर विद द हेल्प ऑफ इट्स हैंड्स एंड लिक और सक द मिल्क। नाउ द सिक्रीशन विच इज द मिल्क ऑफ ऑल द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ ऑल द मैमल्स, इट इज almost having the same composition. Milk is a highly nutritious food for the young one. It consists of water, carbohydrate, proteins, minerals, vitamins, सारी की सारी चीजें जो है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है and high amount of lactose, that is the carbohydrate, is also present in the milk, ठीक है। So this is the diagram showing the mammary glands of the agiling mammal. Now next diagram is the diagram showing the mammary gland of the human female. In case of the other mammals which are the eutherian or the मेटाथेरियन मैमल्स विच आर द ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स, इनमें जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं दीज आर द कंपाउंड सैकुलर ग्लैंड्स। यहाँ पर बेस पे जो है वो कंपाउंड सैकुलर ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होंगे जो आपके सैक लाइक लगते हैं। अब ये जो कंपाउंड सैकुलर ग्लैंड्स हैं दे ओपन इनटू डिफरेंट ओपनिंग्स, इनकी डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं एट द रेज्ड सरफेस ओवर द थोरैसिक एरिया कॉल्ड एज द निपल। सो मैमल्स में भी जो आपके मैमल्स हैं वहां पर कई बार जो देयर इज अ सिंगल पेयर ऑफ निपल्स प्रेजेंट सच एज इन केस ऑफ द एप्स एंड द मैमल्स। अगर हम सिटेशियंस की बात करें जैसे कि आपकी वेल्स आ गई, वहां पे द निपल्स आर प्रेजेंट नियर द ग्रोइन एंड इन सम एनिमल्स द abdominal or the pectoral nipples are also seen,
ठीक है। सो ह्यूमन फीमेल में जो है thoracic nipples, one pair of thoracic nipple is present in case of the male, in case of the female. मेल में भी होते हैं लेकिन दे आर नॉन फंक्शनल। सो ये जो आपके मैमरी ग्लैंड्स हैं इनकी सारी की सारी सिक्रीशन जो है वो इस ओपनिंग के थ्रू जो है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ दी अंगुलेट्स जैसे कि आपके कैटल्स आते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पर भी जो ग्लैंड है दैट इज द कंपाउंड सेक्युलर ग्लैंड। कंपाउंड सेक्युलर ग्लैंड विल रिलीज इट्स सिक्रीशन इनटू अ पॉकेट। एक पॉकेट जैसे यहाँ पे बनेगी जिसमें कि सारी की सारी सिक्रीशन जो वो डाल दी जाती है एंड इट इज कॉल्ड एज द सिस्टर्न, ठीक है। एक कैविटी सी बनती है सिस्टर्न्स, और यहाँ पर जो आपका निप्पल है वो काफी प्रोलॉन्ग सा है, ठीक है। द आउटर स्किन ऑफ द मैमरी ग्लैंड इज प्रोलॉन्ग इनटू अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड इट इज कॉल्ड एज फॉल्स निप्पल और अ टीट, ठीक है। सभी ने काउ के जो है वो मैमरी ग्लैंड्स देखे हैं, तो वो प्रोलॉन्ग से जो स्ट्रक्चर होते हैं वी कॉल देम एज टीट और द फॉल्स निप्पल थ्रू विच अ सिंगल ओपनिंग और द समटाइम मोर ओपनिंग्स आर देयर from which the secretion of the mammary glands, that is the milk that comes out. Now in case of the males, in case of the man, some of the males they have also the functional mammary glands and it causes a disease called as the gynecomastia, and sometime more number of the mammary glands are also present in humans and the condition is called as the hypermastia, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ग्लैंड्स, जो भी हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें वो यही वाला है, दैट इज दी हमारे मैमरी ग्लैंड्स। तो ये आपने मैमरी ग्लैंड्स का डायग्राम जो है वो अच्छे से लर्न कर लेना है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी जो है वो ठीक से लर्न कर लेनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ग्लैंड्स। सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द digital tips. So digital tip means the structure which are present over the digits. So under this category we will have claws, nails and hooves. The claws, nails and hooves, these all are present at the tips of the digits, so they are considered as the digital tips. Now these claws, nails and hooves, these are the homologous structure. That means they are built upon the same plan, and in this structures these are present at the distal ends of the digit, and the stratum lucidum is very much well developed at the base of these structures. Now let me tell you what is stratum lucidum. You have seen the diagram of the skin in our previous video. So this is the epidermis. In epidermis, the lowermost region is the stratum germinativum, which is the stem cells, जहां पर आपके कॉन्टिन्यूसली सेल्स जो प्रोड्यूस होंगे और फिर वो आगे की ओर प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद आपकी नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, और उसके नेक्स्ट लेयर जो थोड़ा से राउंडेड स्ट्रक्चर है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटम ल्यूसिडम वेयर द फ्लैटनिंग ऑफ द सेल्स इज सीन, एंड द लास्ट लेयर इज द स्ट्रेटम कॉर्नियम, द आउटर मोस्ट द हॉर्नी लेयर, जहां पे जो सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस जो है वो खत्म हो गया और काफी सारा केराटिन जो है इनमें ऐड होता जा रहा है। तो धीरे धीरे जो है इसमें आपके जो लेयर है इसमें धीरे धीरे केराटिन होता जा रहा है। तो इसमें एक लेयर है स्ट्रेटम ल्यूसिडम विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्ट्रेटम कॉर्नियम। दिस लेयर, दैट इज द स्ट्रेटम ल्यूसिडम, इज वेरी मच वेल डेवलप्ड एट द बेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स, दैट इज द क्लॉज, नेल्स एंड द हूव्स, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज द क्लॉज, नेल्स एंड हूव्स, दीज आर सीन ओनली इन द एमनियोट्स। नाउ व्हाट आर द एमनियोट्स? द हायर vertebrates, that is the reptile, birds or mammals are the amniotes. आगे चल के जब हम ये डेवलपमेंट बायोलॉजी करेंगे तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि जो हमारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एग में प्रेजेंट होती है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन उसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम एमनियन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखिए आप कि हमारा जो एग होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, चाहे वो एग की नरिशमेंट हो चाहे प्रोटेक्शन हो। तो वो जो मेम्ब्रेन्स हैं उनमें एक खास मेम्ब्रेन होती है जिसको हम एमनियन बोलते हैं। तो जिन एनिमल्स में ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एमनियन प्रेजेंट होता है उन एनिमल्स को हम बोलते हैं एमनियोट्स, and which includes reptiles, birds, mammal, and the animals in which this amnion is absent, they are called as the non-amniotes, ठीक है। तो आपके reptiles से पहले जो fishes या आपके जो amphibians आते हैं they are the non-amniotes, ठीक है। So ये जो structures हैं these are only seen in case of the amniotes.
इसके अलावा एक एक्सेप्शन है बेटा, मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जो भी एक्सेप्शंस होंगी या किसी भी स्ट्रक्चर्स में या किसी भी फिनोमेना में जब भी कोई एक्सेप्शंस आती हैं तो वो एक्सेप्शंस जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं और उसके ऊपर अक्सर ही हमारे को जो है वो क्वेश्चन वन वर्ड में आता है। और हमारे जो हायर एग्जाम्स होंगे, जब हम पीजी वगैरह के एंट्रेंस के लिए एग्जाम देंगे तो उसमें भी हमें एक्सेप्शन जो है वो उनका खास ध्यान रखना पड़ेगा। सो देर इज अ एम्फीबियन कॉल्ड एज द ज़ीनोपस। इन दिस एम्फीबियन ऑल्दो एम्फीबियंस आर दी एनामनियोट्स, ठीक है, ये एनामनियोट है लेकिन इसमें क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर जो वो प्रेजेंट होता है ऑन द फर्स्ट 3 डिजिट्स ऑफ द हाइंड फीट। जो इसका हाइंड फीट है वहां पे क्लॉ लाइक जो स्ट्रक्चर्स है प्रेजेंट है विच इज पेक्यूलर टू दिस ज़ीनोपस, ठीक है। तो ये एक एनामनियोट है लेकिन इसमें क्लॉ लाइक जो टिप्स हैं वो प्रेजेंट हैं बट जो कि नहीं होती हैं बाकी के आपके एनामनियोट्स में, ठीक है। अदरवाइज जो हमारे एमनियोट्स हैं दैट इज द रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ओनली दे हैव द डिजिटल टिप्स दैट इज द क्लॉज, नेल्स एंड द होव्स। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर्स, ये सभी के सभी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो मैमल्स में ही होते हैं और बड़ा बेसिक सा इनका जो है वो तीनों के तीनों, जैसे कि क्लॉज, नेल्स और हूफ, ये तीनों के तीनों जो मैमल्स में ही होते हैं, बाकियों में भी है लेकिन ये तीनों स्पेसिफिकली तीनों के तीनों आपको मैमल्स में देखने को मिल जाएंगे। कई मैमल्स में हूफ्स होंगे, कईयों में नेल्स होंगे, कईयों में क्लॉज होंगे। वैसे जो क्लॉज होते हैं वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कमिंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लॉ, अगर हम क्लॉ का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो क्लॉ का बेसिक स्ट्रक्चर जो किस तरह का होगा। सो दिस इज द डायग्राम शोइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लॉ। चाहे आपके बर्ड्स हों, चाहे मैमल्स हों, रेप्टाइल्स हों, तीनों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्लॉ का वो एक ही जैसा होता है, ठीक है। सो द क्लॉ इज कंपोज्ड ऑफ अ नैरो एंड कर्व्ड हॉर्नी प्लेट विच इज सीन ऑन द डोर्सल साइड एंड दिस इज कॉल्ड एज द अंग्विस, ठीक है। तो ये जो डोर्सल साइड पे एक पॉइंटेड सी कर्व प्लेट है जो कि हॉर्नी है, दैट इज इट इज हाईली केराटिनाइज्ड एंड मेड अप ऑफ द एपिडर्मिस, इट इज कॉल्ड एज द अंग्विस। और इसकी वेंट्रल साइड पर जो है वो आपकी सब अंग्विस या इसको हम सोल हॉर्न भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। नाउ दिस इज सीन एट द टर्मिनल फिलिंग्स, जो आपके डिजिट्स होते हैं उसके यहां पर प्रेजेंट होते हैं, जो आपके मैमल्स या बर्ड्स या रेप्टाइल्स होंगे वहां पे। अगर हम रेप्टिलियन क्लॉ की बात करें तो रेप्टिलियन क्लॉ जो है दैट इज कर्व्ड बोथ लॉन्गिट्यूडनी एंड ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी कर्व्ड होता है और आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी जो है वो रेप्टाइल्स में जो क्लॉज है वो कर्व्ड होते हैं एंड देयर एजेस आर बीइंग शेड कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, रेगुलरली इनके जो एजेस हैं वो शेड होते हैं। ऐसे अगर हम बर्ड्स की बात कर लें, द एवियन claws that resemble the birds but they occur only in toes. You all know that the जो 4 limbs होते हैं आपके birds के, वहां पे तो feathers होते हैं, तो feathers जो 4 limbs हैं वहां पे present नहीं होंगे claws. The claws are only present in the toes and they grow and wear almost at an equal rate, ठीक है। they जो क्लॉज होते हैं वो धीरे धीरे शेड होते हैं एक ही जैसे रेट पे, और जैसे जैसे बर्ड्स जो वो ओल्डर होते जाएंगे उनके क्लॉज जो है वो धीरे धीरे जो होंगे वो शेड होते जाएंगे, धीरे धीरे जो है रिप्लेस्ड होते जाएंगे, डिसअपियर होते जाएंगे, ठीक है। जो आपको ध्यान होगा, आपने आर्कियोटेरिक्स अपनी +2 में भी पढ़ा होगा, विच इज फॉसिल बर्ड which is a connecting link between the reptiles and the birds that also have the claws, ठीक है। तो ये claws जो है बेसिकली जो है वो एक स्ट्रक्चर है जो हमारे रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है दोनों लिम्स में, यानी कि आपके 4 लिम्स और हाइंड लिम्स में, हैंड्स में भी और फीट में भी, लेकिन बर्ड्स में जो है वो सिर्फ फीट पर ही होता है। तो जो आपका आर्कियोटेरिक्स है दैट हैव द क्लॉज प्रेजेंट ऑन इट्स 4 लिम्स, ठीक है। जो बर्ड्स में 4 लिम्स में नहीं होता है लेकिन इसमें आर्कियोटेरिक्स में 4 लिम्स पर भी जो है वो क्लॉज प्रेजेंट होते हैं। सो इट शोज दैट आर्कियोटेरिक्स जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मैमल्स, जो मैमिलियन आपके क्लॉज होते हैं उनमें सब अंग्विस जो होता है वो काफी रिड्यूस होता है। ये देखो, ये डायग्राम नीचे दिया हुआ है, ये इसी का सेडिस्टल सेक्शन है, बट ये वाला जो क्लॉ आपको शो किया गया ये मैमल्स का है, ठीक है। क्योंकि जो रेप्टाइल्स का या आपके बर्ड्स का क्लॉ होता है वो उसमें काफी लंबा आपका अंग्विस होता है, तो ये मैमल्स का शो किया हुआ आपको। इन केस ऑफ द मैमल्स द क्लॉ जो आपका अंग्विस है वो तो काफी प्रोलॉन्ग्ड है, पॉइंटेड है, लेकिन द सब अंग्विस इज रिड्यूस्ड, काफी रिड्यूस सा है एंड इट इज कॉन्टिन्यूस विद अ फ्लैशी
फ्लैशी पैड जिसको आप या पैड बोलते हैं या इसको आप टॉरस बोलते हैं, जो कि अंडर साइड ऑफ डिजिट प्रेजेंट होता है। जैसे ये है हमारा फिंगर, तो फिंगर के ये लोअर साइड पे जो है, ये तो खैर हमारा नेल है, लेकिन जिनमें क्लॉज होते हैं उनमें काफी आगे की ओर जो है वो आपका ऊपर जो है सब अंग्विस है, और इसके नीचे जो है वो आपका अंग्विस है, ये वाला एरिया अंग्विस, और ये अंग्विस के नीचे जो है वो फ्लैशी पैड प्रेजेंट है जिसको टॉरस या पैड बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर फ्रिक्शन रिजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पे फ्रिक्शन रिजेस होते हैं, ये इस तरह के राउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह के जो फ्रिक्शन रिजेस जो हैं वो कैट्स में या टाइगर्स में जो है, या बाकी मैमल्स में जिनमें क्लॉज होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके ये कैट्स, लॉयंस या टाइगर्स, जो इस फैमिली के जो आपके एनिमल्स हैं, इनके क्लॉज क्या होता है, रिट्रैक्टाइल होते हैं। रिट्रैक्टाइल मीन्स कि दे कम आउट व्हेन दे आर नीडेड, वो बाहर आ जाएंगे, और जब उनका यूज नहीं होगा सो दे आर विड्रॉन इनटू अ शीथ। ठीक है, वो एक शीट में विड्रॉ कर लेते हैं, स्किन के नीचे उनको विड्रॉ कर लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो शार्प रहें। अगर हर समय इनके जो क्लॉज हैं इन एनिमल्स के बाहर रहेंगे तो इनकी शार्पनेस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। सो ऐसा नहीं होता है, दे आर ओनली taken out when they are required and they are retracted when they are not required. ठीक है, so in order to keep them sharp. So these are the claws. Now coming to the next structure which is the nail. So this is the structure. The nail जो आपका है बिल्कुल वही वाला nail यहाँ पे present है. It is seen in the primates only. हमारे में ये होता है ये. The unguis is broad and flat. ये देखो आप, ये ऊपर जिसका है ये सब अंग्विस आ गया, अंग्विस जो है इसके नीचे का, इट इज दी ब्रॉड एंड फ्लैट एंड रिड्यूस ऑल्सो। ठीक है, द अंडरलाइंग डर्मिस, जो इसके अंडरलाइंग डर्मिस है, इट इज वेरी वेस्कुलर एंड कॉल्ड एज द नेल बेड। इसके जो अंडरलाइन डर्मिस होगी वहां पे काफी वेस्कुलर है, रेडिश कलर का जो है इसका कलर होता है, ये पिंकिश कलर देता है। इसकी वजह से ही नेल को, अगर आप अपने नेल को देखो तो थोड़ा सा पिंकिश सा कलर है, वो किस वजह से है, बिकॉज इसके नीचे जो आपका नेल बेड प्रेजेंट है वो हाईली वेस्कुलर है। ठीक है, एंड एट द बेस ऑफ द नेल देयर इज एपिडर्मिस इज इनवेजिनेटेड एंड कॉल्ड एज द नेल रूट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे की ओर आपकी एपिडर्मिस जो होती है वो इन्वेजिनेटेड होती है, विच इज कॉल्ड एज द नेल रूट। सो दिस नेल रूट इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस द केराटिन फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेल। यहाँ पर बेस पे नीचे आपका नेल रूट होता है अंदर की ओर, जहां से आपका नेल जो है वो ग्रो करता है। यू ऑल नो हमारा नेल जो है यहाँ से ग्रो करता है। ठीक है, एंड अ क्रीसेंट शेप जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है नेल के बेस पे, और जो आपके थंब में काफी प्रोमिनेंट है दिस क्रीसेंट शेप स्ट्रक्चर। ये वजह क्रीसेंट शेप स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड एज द लुनुला। ठीक है, तो ये लुनुला बाकी डिजिट्स में इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, लेकिन आपके जो थंब है उसमें काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। देयर इज अ थिन स्किन विद विच द नेल इज एडहेरेंट टू द बेस। आपका नेल जो है वो इसके स्किन के साथ अटैच्ड होता है। दिस इज कॉल्ड एज द ये क्यूटिकल होता है, और इसको ये जो क्यूटिकल है ये वाला नीचे क्यूटिकल, इसको एपोनाइकियम भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, आपने ये अच्छे से लर्न करना है। और इसका जो सेजिटल सेक्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई गया है, ये है आपका नेल ग्रूव, और नेल के बेस पे ये जो नेल का रूट प्रेजेंट है, जो आपने यहाँ पर भी देखा, अपने नेल्स के नीचे नेल रूट होता है, और ये छोटा सा ग्रूव है, ये स्किन फोल्ड जो इसको ऊपर से यहाँ से कवर करती है, और यहाँ से ही आपके नेल रूट से ही जो है वो आपके नेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नेल। ठीक है, ये आपकी टर्मिनल फेलिंग्स आ गया, आपके सबसे ऊपर की जो बोन है, टर्मिनल डिजिट्स की जो बोन है वो यहाँ पे शो हो रही है। नाउ द लास्ट स्ट्रक्चर इज द हूव्स। नाउ द हूव्स आर सीन इन केस ऑफ द कैटल। सो हूव्स आर सीन इन केस ऑफ द हॉर्सेज और द शीप और द पिग्स, राइनोसिरास, जिराफ, डियर, इन सब में आपको जो है वो हमें हूव्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, now this is the diagram of the hoof, which is the blunt unguis or the hoopone tip of the digit, which is seen from this side. This is the section of the hoofs showing the entire structure. Now in case of the hoofs, the unguis is very much large and it is extended all around the end of the digit. जो digit है उसके दोनों तरफ पे extend होता है, और इसके बेस पे ही जो है सब unguis अंदर की ओर प्रेजेंट होता है, एंड अ पैड दैट लाइज एट द एंड ऑफ द हूफ, इट इज कॉल्ड एज द फ्रॉग। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ द हूव्स द डिजिट्स दैट डू नॉट टच द ग्राउंड, जो डिजिट्स हैं वो ग्राउंड को टच नहीं करते हैं, एंड एनिमल दैट टेंड टू मूव ऑन इट्स अंग्विस, अंग्विस के ऊपर ही एनिमल जो है वो मूव करता है। दिस अंग्विस इज वेरी मच हार्ड एंड इट वेयर्स ऑफ क्वाइट स्लोली, बहुत धीरे धीरे ये इसकी जो है वेयरिंग होती है। अगर जल्दी से वेयर करेगा तो एनिमल्स को चलने में दिक्कत होगी। ठीक है, अगर हम बात करें
गोट, डियर और कैटल्स की, दे हैव टू मेन हूव्स। आपने ध्यान दिया होगा जो हमारे कैटल्स या गोट्स होते हैं उसमें टू मेन हूव्स होते हैं, एंड द टू मेन हूव्स आर कॉल्ड एज द क्लोवन हूव, ठीक है। एंड अगर आपने कैमल्स के हूव्स देखे हो तब भी आपको ध्यान होगा जो कैमल्स के हूव्स होते हैं दे डोंट हैव हूव, ठीक है, उसमें हूव्स नहीं होते हैं, उनमें सॉफ्ट टोज होते हैं जिसमें कि नेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हूव्स लाइक लगते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे कैमल्स होते हैं उसमें हूफ नहीं है बल्कि वो नेल्स ही होते हैं जिसमें कि सॉफ्ट टोज है और उसके ऊपर नेल्स लगे होते हैं। वो इस तरह के क्यों होते हैं? बिकॉज द कैमल दैट हैव टू मूव ओवर द सैंड, ठीक है। तो सैंड के ऊपर इजिली स्प्रेड हो जाए उनके जो टोज हैं, इसलिए वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ऊपर से आपके नेल्स की तरह वो हार्ड होते हैं और वो हूफ लाइक इस तरह का हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ द हॉर्सेस और ऑक्स, ये भी आपने देखा होगा, द हूव्स दे आर बीइंग शॉर्ट विद द स्टील हॉर्स शूज। हमने देखा है घोड़े की नाल जिसको बोलते हैं, वो अक्सर ही जो है वो आपके हॉर्सेस के जो ये फीट है उसमें डाली होती है। दैट्स वाई, क्यों डाली होती है? सो दैट टू चेक द रैपिड वेयरिंग ऑफ द अंगविस। अंगविस जल्दी से उनका रैपिडली वेयर ना हो जाए, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली हम इनसे काम लेते हैं। जो हमारे हॉर्सेज या ऑक्सेज हैं इनको जो है वो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, स्पेशली फॉर दी लोडिंग पर्पसेस। सामान को यहां से वहां ले जाने में इनको यूज करते हैं। तो अगर ज्यादा मूवमेंट से, ज्यादा चलने से इनके अंगविस जो हैं वो कहीं पर उनकी वेयरिंग ना हो जाए, दैट्स वाई वी यूज दी हॉर्स शूज, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द sagittal structure of your hoof and this is the sagittal structure of your nail and the claws. So ये बिल्कुल सिंपल से स्ट्रक्चर्स हैं और आपके डिजिटल टिप्स में यही तीनों चीजें आएंगी। तो आपने इसका डायग्राम बहुत अच्छे से लर्न करना है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लॉज, नेल्स एंड द हूव्स। इट इज अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी इजी टॉपिक, तो आपने अच्छे से इसको लर्न कर लेना। कई बार इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, दैट एक्सप्लेन द नेल्स ऑफ द मैमल्स और एक्सप्लेन द हूव्स as the digital tips or explain the clause as the digital tips. So this is all about our chapter, and with this our chapter that comes to an end. In our next lecture we will start with the next chapter, that is the skeletal system. So that's all for today. Thank you.